अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज पाकिस्तान के मंजरनामे पर बड़ी अहम खबरें हैं, जहां सियासी भौंचाल तो खैर पिछले कई अरसे से जारी है और वो तो हम हर रोज़ देख ही रहे हैं। बजट मंजूर हो चुका है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने, बल्कि यूँ कह लीजिए कि PMLN ने हुक्मरान इत्तेहाद को राज़ी करने के लिए इसमें काफ़ी कुछ कुर्बान भी किया है। पीपल्स पार्टी ने क्या ये गेन किया कि एक तरफ आपने अवामी हिमायत हासिल करने के लिए इस बजट पर तनकीद भी की, तो दूसरी तरफ इसकी हिमायत में वोट भी कर दिया। इस बजट के बाद बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आगे जो हालात हैं आने वाले, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के बाद, बहुत मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए उस एहतजाज को कंट्रोल करना जो अवाम अपने तौर पर करने के लिए निकलेगी। क्या वाकई ऐसे कोई हालात हमें नज़र आते हैं? अदलिया के हवाले से जी बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि आज जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से अहम इजाफी नोट तहरीर किया गया है जो आखिरी कार्रवाई है उसके फैसले के ऊपर। और इसके साथ साथ एक और उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त भी लिखा है तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से, और अपने आप को उससे लाताल्लुक़ ज़ाहिर किया है। तो ये जो सारा मामला है, ये ख़तो किताबत हम देखा करते थे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब पिछले दौर में किया करते थे जब वो ख़ुद एक सीनियर जज थे। अब ऐसा लग रहा है कि ये ख़तो किताबत उनके दौर में भी शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ जो जज साहिबान हैं वो इस हवाले से आगे आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस में जो कल फैसला दिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ एक चार्जशीट भी है। क्या वाकई ऐसा है और क्या वाकई इसके हमें दूररस असरात नज़र आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में? इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ PTI के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल ड्रिफ्ट्स हैं, जो आखिर हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद और ख़ास तौर पे खुशामदीद कहती हूँ जनाब दानियाल अजीज़ साहब को। सीनियर पॉलिटिशियन आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ उमूर पर उनका तज्जिया भी जानेंगे, उनकी राय भी। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज़ साहब। मुझे मौका दीजिएगा मैं इमरान साहब से भी एक कमेंट लूँ और फिर आपकी तरफ भी हम आते हैं। इमरान साहब, बजट तो मंजूर हो गया, लेकिन बहुत इसके ऊपर हर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है और ये बात हो रही है कि जिस तरह से सैलरीड क्लास को आपने कुचला है, जो महंगाई आएगी इसके बाद, उसके बाद जो एहतजाज होगा अवाम की तरफ से, वो शायद इस हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर बना दे। मुख्तलिफ हल्के अभी से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपके नज़दीक वाकई ये एक कड़वी गोली है जो अब हुकूमत किसी भी तरह उसकी सरदर्द बर्दाश्त करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, ये सरदर्द तो अब हुकूमत को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये कड़वी गोली हो या मीठी, ये तो निगलनी पड़ेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब आपने हुकूमत संभाली है और आपको ये पता है कि इस वक्त हालात क्या हैं, IMF के साथ क्या मामला है, मुल्क माशी तौर पे किन गहराइयों में गया हुआ है, तो ये सारे हालात में जब आपने हुकूमत संभाली तो हुकूमत आपने बड़ी कोशिशों के बाद ली है। तो आपने जब इतनी कोशिशों के बाद वो हुकूमत ली जिसमें आपको पता था कि ना पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन है, ना इसमें और सिंपल मेजॉरिटी नहीं है आपके पास। मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि बड़ी मुश्किलों के बाद आपने ये हुकूमत ली है और फिर इन हालात में ली है कि जब माशी सूरत हाल भी ख़राब है, सियासी सूरत हाल भी ख़राब है, और सबसे बढ़ के ये कि आप इस वक्त देखें आम आदमी जो है, आम पाकिस्तानी, वो बेचारा तो महंगाई में बुरी तरह पिस रहा है। तो ये जैसे ही हमने कल भी बात की थी कि ये बजट जैसे ही इसके असरात अब शुरू होंगे तो उसके बाद जुलाई में, अगस्त में आपको मज़ीद अवाम पिसते नज़र आएंगे और अवाम फिर आखिर क्या होगा, अवाम एहतजाज करेंगे। लेकिन पिछले कुछ अर्से से आप ये देखें कि अवाम का जो एहतजाज है उसको शायद हुकूमत सीरियसली नहीं लेती नज़र आती। हुकूमत को शायद उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम ने उस वक्त अभी एहतजाज किया ही कहाँ है? अभी तो PTI अपने मकासद, जो उनके सियासी इशूज़ हैं, उसके हवाले से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। मकासद के लिए उन्होंने एहतजाज किया या कोशिश की, उसका भी क्या असर लिया गया? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि जो अवाम अपने तौर पर जैसे एक एहतजाज के लिए निकलते हैं, मैं निकलूँ, आप निकलेंगे, जी हमारा बिजली का बिल आ गया, हमसे नहीं दिया जा रहा, वो एक अलग सिनेरियो है। और जो PTI अपने कारकुनों को निकालने की कोशिश करती है, उस पर तो हम देख रहे हैं कि वो आप क्रैकडाउन कर लेते हैं, गिरफ्तारियां कर लेते हैं, नहीं निकालने देते। उसमें PTI को आप कह लें या हुकूमत को कह लें, वो रोक सकते हैं। लेकिन अगर अवाम अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, वो एहतजाज करते हैं, आपको लगता है उसके साथ भी यही सलूक होगा? नहीं समीना, देखें, उसके साथ ये सलूक हो नहीं सकता। अब आज बड़े नामवर हमारे अदाकार हैं राशिद महमूद साहब, आपने देखा एक उनकी वीडियो कि उनको 45,000 रुपए का बिजली का बिल आया और वो बेचारे रो रहे हैं, रो रो के अपने मरने की दुआ मांग रहे हैं।
तो अब अभी तो ये इब्तदा है, वो कहते हैं ना इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो ये 45,000 वाला बिल जो है इसी तरह की सूरत रही तो 90,000 पे भी जाएगा। तो अगर 90,000 पे जाएगा तो फिर कई राशिद महमूद जो है वो अपने मरने की दुआ मांगेंगे। तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी होंगे जो मरने की दुआ नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे मर जाओ या मार दो। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप एहतजाज को रोक नहीं पाएंगे, नहीं सकते। लेकिन दानियाल अजीज साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। आप समझते हैं कि PMLN की हुकूमत जिस तरह दावे करती थी, हम शहबाज शरीफ साहब को सुना करते थे कि 6 महीने में सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज कर देंगे अगर पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल हो। अब हमने देखा पूरी सपोर्ट भी उन्हें हासिल है, सारी जमातें भी उनके साथ हैं, मासिव IPTI और इस्टेब्लिशमेंट भी, अदलिया भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। इसके बावजूद भी पिछले 2 महीने से तो ऑलमोस्ट अब यही लोग इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूरत हाल वर्स हुई है, उसमें कोई हमें बेहतरी नज़र नहीं आई। आप क्या देख रहे हैं, क्या अवाम इस एहतजाज के लिए निकलते नज़र आ रहे हैं या फिर किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे लोग? जी, ये मैं सिर्फ आपको थोड़ी याद दहानी करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जब इनके पास बहुत बड़ी अक्सरियत थी तो इन्होंने फ़ौज को बुलाया कि पंजाब का जो ठेकेदारी निज़ाम है उस पर हमसे काबू नहीं पाया जा रहा, तो FWO जो है वो आके लाहौर की सड़कें बना दे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी वापटा के ऊपर भी हमारा जो है ना अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप आके अब वापटा भी चला दें। उसके बाद इन्होंने दरख्वास्त दी कि जी आप रेलवे भी चला दें, उस पर भी सोच विचार होगा। तो अगली दरख्वास्त दी उन्होंने कि जी आप दहशतगर्द अदालतें भी चला दें। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके पास जो ये टेस्ट ट्यूब वाली जमातें हैं जो इंतज़ामिया ने बनाई थी, ये इंतज़ामिया के मजबूरन ताबे होते हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से ही जाके मशवरा करते हैं और वो स्टेटस को की अलामत हैं। उन्होंने तो कहना सब अच्छा है, उनकी तो रिपोर्ट ये है। इसलिए हम इस नहज पे पहुँच गए जहाँ हम अभी पहुँचे हुए हैं। लेकिन और इसमें जो मैं आपको बताऊं आगे चल के आपको ये बहुत अच्छी तरह ये अभी आप देख लें, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही थी पाकिस्तान में, बजाय ये जो रेड टेपिज्म या सूबे और मरकज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं कह रहे, जो SIFC बनी है ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी अगस्त में PDM की हुकूमत के दौरान कि जी ये भी काम आप ही हमारे लिए कर दे। सो कहने का मकसद ये एक मिथ थी कि PMLN ये कारोबारी लोग हैं तो ये मईशत बहुत अच्छी चला लेते हैं। लेकिन अभी क्या पता चल रहा है कि दर हकीकत ये जो पीपल्स पार्टी के साथ जो इनका मुकाबला रहा है पिछले 30 बरस से, जब पीपल्स पार्टी फेल होती थी तो फिर ये अच्छे लगते थे। अब हकीकत ये है कि कर्ज ले लेके तीनों जमातों ने, उसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है क्योंकि 2008 में ये कर्ज लेना शुरू हुआ, और PTI भी है। इन्होंने कर्ज ले लेके पाकिस्तान को कर्ज के पहाड़ के नीचे डुबो दिया और कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, ना इंटरनेशनली ना डोमेस्टिकली को कर्ज रहा है। इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बैंकारी निज़ाम है, तमाम पाकिस्तानियों के जितने भी डिपॉजिट हैं बैंक में, वो 100% हुकूमत लेगी अपना खसारा पूरा करने में। अच्छा दानियाल अजीज साहब, खर्चते चले जाएंगे। दानियाल अजीज साहब ये फरमाइएगा, बड़ी माजरत के साथ प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप भी बहुत अरसा इस टेस्ट ट्यूब जमात के बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे कि देखा FWF से बनाए, सारी कमीशनें ख़त्म हो गई, 5 साल अब सड़क को कुछ नहीं होगा। तो आज आप बैठ के जब ये कह रहे हैं तो उस वक्त की तारीफ़ें और आज की ये तनकीद, इसमें ज़रा समझाएंगे कि उस वक्त क्या अच्छा था, अब क्या बुरा है? ये जो आप दावा कर रहे हैं इसकी काइंडली कोई रिकॉर्डिंग भी चला देना। नहीं, मैं खुशामदी नहीं हूँ, मैं तो सच बोलने वाला हूं। मैं कह रहा हूँ दानियाल सुन लें। जी जी, आपने सवाल पूछ लिया, मेरी अर्ज सुन लें जी। इसीलिए तो मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो हुआ है, क्योंकि मैं बात करने से गुरेज नहीं करता। मुझे किसी का मैं किसी का ना उधार लेता हूँ ना मैंने रखता हूँ किसी का उधार। अब सूरत हाल ये है कि मैंने महंगाई के बारे में आवाज़ बुलंद की। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान का क्या हाल है, ये सब कुछ करके भी, और ये खोखले नारे जो हैं। अभी कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में जो इस माह की जो इन्होंने फोरकास्ट की थी इन्फ्लेशन, उसको अपवर्डली रिवाइज किया है। और ये भी मैं आपको कहता चलूं कि ये डबल डिजिट में रहनी है इन्फ्लेशन। और इन्होंने जानबूझ के बजट की डेट 7 तारीख थी। इनको पता था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक की मीटिंग जो असल में महंगाई का फैसला करती है वो 9 तारीख को है, और अगर इन्होंने 7 तारीख को इन्फ्लेशनरी बजट दिया तो फिर 9 तारीख को स्टेट बैंक मजबूर होगी कि वो शरह सूद जो है कम नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने अल्ले तलल्ले मुख्तलिफ बहाने हीले करके 9 तारीख को अपने हिस्से की मजे ले लिए, यानी वो 150 बेसिस पॉइंट्स
जबकि अभी तक एवरेज इन्फ्लेशन जो है साल की वो अभी 25% को छू रही है। ठीक है, लेकिन अब फिलहाल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये नजर आ रहा है कि मईशत इनसे संभलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अब सवाल ये है कि ये मईशत के साथ जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम भी, और इसके हवाले से बहुत से दोस्त ममालिक भी कह चुके हैं कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें। दानियाल अजीज साहब, आपको लगता है, अभी हमने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना, वो कह रहे थे कि जी बातचीत हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे भी करनी है वो होनी चाहिए। ये आपको नजर आता है कि पीटीआई के साथ अगर हुकूमत के मुज़ाकरात हो जाएं, बातचीत हो जाए, कुछ माहौल को नॉर्मलाइज कर लें ये लोग, तो कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है, कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकता है मुल्क में? सियासी इस्तेहकाम का जो नेचुरल रिजल्ट है वो मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। आपको फिर भी कोई प्लान चाहिए। जब से ये इलेक्शन हुआ है, मैं टीवी पे और आपके चैनल पे भी बार बार ये कहता रहा हूं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। खोदा पार और निकला चूहा, आखिरकार बजट ही तो प्लान होता है। जब बजट आया तो देखा कि सारे अमीरों को छोड़ दिया, सैलरीड क्लास को ज़िबा कर दिया, और हुकूमत का कोई एक महकमा भी जो है वो आगे पीछे नहीं किया, यानी सबकी खर्चे बढ़ा दिए और अवाम पे फिर बोझ डाल दिया। और तमाम जैसे दूध जैसी चीज़ें, कपड़ा, जूते, पेट्रोलियम लेवी, मतलब वो चीजें जो बहुत सेंसिटिव है आवाम के लिए, उसके ऊपर अपना इन्होंने सारा कुछ बढ़ा दिया। अच्छा। और जो अपना खर्चे थे उसको कम करने के बजाय तो आप समझते हैं बातचीत कर भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मईशत नहीं संभलेगी, चाहे मुल्क के जो सियासी मामलात हैं वो नॉर्मलाइज भी हो जाए? नहीं तो पीटीआई के पास कौन सा प्लान है जो इन्होंने हुकूमत को देना? नहीं सर, मैं कब कह रही हूँ कि पीटीआई को हुकूमत ही मिल जाएगी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो मामलात हैं जो एक इंतशार चलता रहता है। मेरी अर्ज सुन ले, जब पीटीआई की बारी थी, 3.5 साल 4 साल इन्होंने हुकूमत किया है, तो क्या हशर नशर किया था कि हम मतलब तमाम तर जो रिकॉर्ड थे इन्होंने स्टेट बैंक ने तोड़ दिए कि महंगाई के बीज जो है असल में उस वक्त बोए गए थे, और फाइनली हम दिवालिया के फिर किसको देनी है हुकूमत? दानियाल अजीज साहब, ना पीएमएलएन के पास आपके नजदीक कोई प्लान है? आखिरी सवाल, ना पीपल्स पार्टी के पास, ना पीटीआई के पास, तो किसको देनी है आपने हुकूमत? अच्छा, इसमें एक और सवाल शामिल कर दें। दानियाल अजीज साहब, क्या आप समझते हैं कि ये 3 जमातें तो फेल हैं, तो शाहिद हक्कान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जो मिल के अवाम पाकिस्तान जमात बना रहे हैं, क्या वो कोई प्लान दे सकेंगे? क्या आप ये समझते हैं? जी, मैंने भी सुना है कि वो जमात बना रहे हैं, लेकिन जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उनके जमात बनाने के हवाले से, उसमें जो मईशत का को संभाला देने का जो प्लान है वो तो मैंने नहीं देखा, ना सुना है, और मैं काफ़ी अपना कान लगा के रखता हूँ ऐसी चीज़ों पे। लेकिन मैंने ये सुना है कि एक और जमात भी बन रही है और उसका खुसूसन ये काम है कि महंगाई और बेरोज़गारी का यकीनी खात्मा, महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा। जो ये अशरफिया और ये इंतजामिया कभी वो फैसले नहीं करेगी जिसको अवाम को तलब है। वो कौन सी जमात है? आप तो नहीं बना रहे कहीं? अवाम को पता है किसी ने आके घर में रोटी नहीं देनी, कमानी खुद कर पड़नी है। वो ये कहते हैं कि हमें वो इज्जत की जगह बता दें जहां बैठ के खा लें। ये जो महंगाई ने ज़िबा कर दी है पाकिस्तान के अवाम को, और मैं आज से नहीं, इलेक्शन से पहले से कह रहा हूं, उस वक्त क्या सांप सूंघ लिया था? ये बात दुरुस्त है, आप बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन ये कौन जमात बना रहा है? ये कहीं आप तो नहीं बना रहे ऐसी जमात जिसमें अशराफिया को पकड़ेंगे और अवाम के लिए रिलीफ होगा? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि दानियाल अजीज जैसे 100 भी जाया हो जाए इस महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए और इसका खात्मा। सर जाया नहीं, हम तो आपसे नाम लेना चाह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप बना रहे हैं, आप कोई जमात बना रहे हैं या किसी जमात में शामिल हो रहे हैं? मैं किसी जमात में शामिल नहीं हो रहा जो आपको आजकल नजर आ रही हैं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैं उस जमात में शामिल होऊंगा जो महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा के ऊपर अपना जो है सारा पॉलिसी बनाए और वो साबित करे कि वाकई उनके पास ये अहलियत है कि ये कर सकते हैं। अच्छा दानियाल अजीज साहब, ये फरमाइएगा कि मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे, आपके वालिद साहब से भी बड़ी थी मुलाकात भी, वो ये जो जोड़ तोड़ की सियासत और हल्के की सियासत और ये सारे मामला, इसमें माशाल्लाह चौधरी अनवर अजीज साहब का अपना एक बड़ा किरदार था और बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे। तो मैं उस पस मंज़र में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके माइंड में कोई ऐसी बात है कि आप भी कोई जोड़ तोड़ करके, क्योंकि आप खुद फरमा रहे थे जैसे कि आप कान खोल के रखते हैं और सुनते हैं, तो ऐसी कोई जमात बनाने के लिए या ऐसा कोई ग्रुप बनाने के लिए या पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए कोई ऐसा कदम कर सकते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं या बनने जा रही है? यकीनन ये कोशिशें जारी हैं
और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में अफराद इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अफराद बेपनाह हैं, वो मिल जाएंगे, 1 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 10 दर्जन मिल जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जमात तो वो होनी चाहिए जिसके पास इन मसाइल का हल हो। पॉलिसी क्या है वो बोले ना, फिर समझ आएगी। जब पॉलिसी बोलती है उसके बाद आवाम, चलिए थोड़ी सी आगे चलते हैं डिस्कशन को। अभी तक हम कुछ तखय्युलाती सी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमारे सामने चीजें हैं पहले उस पर डिस्कस करें। एक तो चीज है कि ये खुशखबरी आज दानियाल साहब ने दे दी है कि एक ऐसी जमात वो बनाने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान को, अवाम को इस मुश्किल से निकाल ले। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो खुद बनाने जा रहे हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा उन्होंने सीधा राज रखा है, लेकिन देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात जो आ रहे हैं हमें मुख्तलिफ जमातों के, वो अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत उसके सिलसिले में आगे भी बढ़ रही है। अब ये भी आ रही है खबर कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अज़्म इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए हथियार मांग लिए। इमरान साहब, एक तरफ हमने कल देखा है कि ये स्टेटमेंट भी आई है ख्वाजा आसिफ साहब की कि हम अफ़गानिस्तान के इंटरनल बॉर्डर्स की तरफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, फिर आप अमेरिका से हथियार भी मांग रहे हैं, उनसे कुछ ताउन भी मांग रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये फिर कहीं वही एक तासुर तो नहीं बन रहा कि हम फिर किसी के कहने पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और फिर उसका खमियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़े? नहीं, देखें, अमेरिका बहादुर से तो आप हथियार मांगेंगे ना, इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपका जो मामला है सारा वो तो अमेरिका पे डिपेंडेंट है। आपकी दिफाई पॉलिसी देख लें, आपके दिफाई मामला देख लें, तमाम आपका जो साजो सामान है वो सब, वैसे तो ये मामला तो आप बिल्कुल उससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये जहाँ तक इस अज़्म इस्तेहकाम के जी, दानियाल साहब आप साथ हैं, आप साथ रहिए, मैं अभी आपसे और भी इस पे भी बात करूंगी, आप साथ रहिए। अज़्म इस्तेहकाम का जो मामला है उसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि अब अमेरिका बहादुर को ये भी तो कहना है ना कि जी वहाँ अफगानिस्तान में जो आपके भी दुश्मन हैं, हमारे भी दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और उनके पास तो सारा वो असला जो आप वहाँ छोड़ आए थे, जब आप भागे तो असला वहाँ छोड़ दिया, तो उनसे लड़ने के लिए हमें भी क्यों असला दे, हमें हमारी भी मदद करें ताकि हम उनके साथ जो है दो हाथ कर तो हम उनकी मदद लेंगे तो फिर उनके दुश्मन जो अमेरिका के दुश्मन है वो क्या हमारे साथ नहीं आएंगे? आज अफगान तालिबान का आपने स्टेटमेंट देखा है, वो कह रहे हैं कि हमें ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे तशवीश है, उन्होंने गैर दानिशमंदाना बयान दिया है। समीना, वो तो आप ना भी अमेरिका से मदद मांगे फिर भी वो आप क्या समझती हैं, अभी इस वक्त जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो किस बना पे हो रही हैं? वो तो बाज ही नहीं ना आ रहे। अगर वो बाज नहीं आ रहे और पाकिस्तान ने अगर कोई ऑपरेशन करना है। लेकिन दानियाल अजीज साहब, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, एक तरफ आपकी भी रिजर्वेशन है कि ये इंतखाबात ठीक हुए हैं या नहीं हुए, इस पे सब सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा कि अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन भी पास की कि जनाब आप इंक्वायरी कराएं अपने इंतखाबात की। इसके ऊपर इस हुकूमत को बड़ा गुस्सा आया और इन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दी कि जी आपने मुदाखलत की हमारे मामले में। आप क्या समझते हैं, क्या ये इंतखाबात के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? आजकल इस पर बड़ी बात भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि 8 फरवरी का केस लगाया जाए। फिर दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस पर बुरा भी मान रही है कि जी अमेरिका ने मुदाखलत की। आपका स्टांस क्या है इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत का रिएक्शन आया है, ये दरअसल इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इन्होंने अपने मुकामी पाकिस्तानी हलकों को और बाहर के मुल्क के हलकों को जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको बहलाने की कोशिश की है कि जी हम भी, आप एब्सोल्युटली नॉट ही समझें हमें भी। हालांकि दूसरी मतलब सांस में वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका में असला दे दे। तो अगर अमेरिका असला दे दे इनको तो कल को वो कोई और चीज़ मांग ले इनसे जवाबन, तो फिर ये क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि इसका कोई तुक नहीं बनता था। ये जो ओवर रिएक्शन आया है, मेरे ख्याल में तो ये एक सियासी चाल है। इस तरह की रेजोल्यूशंस अमेरिकन कांग्रेस करती रहती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा है कि जो एलिगेशंस हैं या जो लेवल कर रही जा रही हैं क्लेम्स, इनकी एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपका आइन और इलेक्शन कमीशन का कानून भी यही कहता है, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि उसको आगे चलने नहीं दिया जा रहा। तो फिर जाहिर बात है, बजाय अपने गिरबान में झांकने के, जो कि हुकूमत को पेश होना चाहिए कि ये जो 60 दिन में इलेक्शन कमीशन ने फैसले करने थे और 120 दिन के अंदर मियाद है बाकायदा कानून में कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है ये फैसले करेंगे, बजाय इनको यकीनी बनाने का ये अल्ले तल्ले मार रहे हैं कि जी ये रिटायर्ड जज ले हैं, जी फलाने का रोक दें, जी फलाने का रोक दें। और उल्टा जो है जुडिशरी जो है वो मतलब इजहार करिए इस बात का कि हमारे साथ भी जो है इस किस्म के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब बातें नहीं है। आखिरकार ये 2024 है, ये 1960 नहीं है, और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और एक शफाफ निज़ाम
फराम करना चाहिए पाकिस्तान में, तो उन्होंने कौन सी गलत बात की अगर ये कहीं भी है? अगर इंक्वायरी के लिए कहा है। बहुत शुक्रिया आपका। एक बात जरूर है, दानियाल अजीज साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। जी इमरान साहब आप कर लें, फिर मैं ब्रेक। देखिए अमेरिका किस मुंह से हमें कहता है, क्या उनके जो सदारती इंतखाबात थे वो बिल्कुल फेयर एंड फ्री थे? अपनी तो वो इनकारियां भुगत नहीं रहे, अपनी तो वो बता नहीं रहे। ट्रंप के साथ जो हुआ और जिस तरह से हुकूमत में उनको शामिल नहीं किया गया, तो मुझे तो ये लगता है आपने अगर वो ट्रंप का जो बाइडन का मुबासा भी पहला देखा हो तो वो तो मुझे तो वो पाकिस्तान के और अमेरिका के एक जैसे हालात सारे मुल्क एक जैसे हुए पड़े हैं। आप इंडिया के इलेक्शन देख लें, आप बांग्लादेश के देख लें, लेकिन बहरहाल फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि कुछ लोग उस पर कर देते हैं मोहर तस्दीक सब के, जी ठीक है। बाहर अगर कहीं सही नहीं भी है चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि चलें जी अब हम भी सही नहीं करते, हमें फिर भी चीजें सही करनी है, लेकिन बिल्कुल उनके कहने पे नहीं करनी। चलें आप भी उनके इलेक्शंस के ऊपर एक करारदाद देख लीजिएगा करके, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक ब्रेक लेते हैं, आज ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ पीटीआई के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी बात करेंगे आगे चल के। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में थोड़ी बात करेंगे पीटीआई के इंटरनल अफेयर्स की, बल्कि इंटरनल लड़ाइयों की। इमरान साहब ये हमने देखा जिस तरीके से मामलात सारे हुए हैं, एक वो ग्रुप है जो नज़र आ रहा है सामने, एक वो है जो उनसे नाराज़ है, और एक तीसरा ग्रुप भी है जो पीटीआई में दाखिल होना चाहता है। आपको क्या नज़र आ रहा है, इमरान खान की हिमायत किस ग्रुप को हासिल है, और क्या वाकई जो अब लोग वापस आना चाह रहे हैं वो किसी इशारे के ऊपर वापस आना चाह रहे हैं? देखें समीना, सीधी सी बात है कि पीटीआई में एक ही, मैंने जैसे पहले हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई में एक ही ग्रुप है। वो ग्रुप कौन सा होगा जिसको इमरान खान की हिमायत मिली हुई है? अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जो हामिद खान वगैरह का ग्रुप है, चेयरमैन बानी चेयरमैन जो है पीटीआई इमरान खान, उनको सारी उनकी सपोर्ट उस ग्रुप को है। उसकी बुनियादी वजह की मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, अगर जिसमें रऊफ हसन है, हाँ जी, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखें कि सब ग्रुप किसके खिलाफ हुए हैं। शेर अफजल मरवत किसके खिलाफ है? आज उमर अयूब के साथ जो वहाँ पे हुआ और जिस तरह से कल हुआ और जिस तरह से ज़दोकोब किया गया, तो वो अब ये भी रिपोर्ट आई है, जो उनकी इंटरनली रिपोर्ट है, कि वो जो शेर अफजल मरवत साहब के थे मुबैना तौर पे वो उनके कारकुन थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया। अच्छा, अब उसी तरह से अगर आप फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने तो हामिद खान साहब के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की है, ये तो सारे ये जो हैं इस वक्त इसलिए उनके खिलाफ हैं कि वो समझते हैं कि ये वो अलग चैप्टर है कि क्या इन्होंने बानी चेयरमैन को अपने शीशे में उतारा हुआ है, किस तरह से उनको किया, या जो भी बात है। लेकिन इस वक्त मुझे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि उसी ग्रुप को हमायत हासिल है। अब दूसरे लोग ये चाहते हैं कि हामिद खान ज़रा पीछे हटें तो फिर उनके लिए जगह बनती है। अगर वो पीछे नहीं हटते, वो ग्रुप इसी तरह से रहता है, तो फिर उसमें एक सवाल तो इस वक्त बहुत जायज़ ये बनता है कि आखिर हामिद खान साहब अगर लीड कर रहे हैं कानूनी मामलात को, तो ये सवाल वो कर रहे हैं पीटीआई के लोग कि हर कानूनी मसले में इतने झोल नज़र आते हैं पीटीआई की स्ट्रेटजी के भी। हम ये नहीं कह रहे कि जी अदालतें बिल्कुल सही उनके साथ कर रहे हों, उनसे बहुत से गलत फैसले भी हुए होंगे, बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी भी हुई होगी, लेकिन उनके अपने लोग भी निशानदही कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनकी जो कानूनी टीम है वो भी चूकती रही है। तो हामिद खान साहब जैसा अगर सीनियर वकील है, और उसके होते हुए भी ना तो हमने देखा है कि कोई लॉयर्स मूवमेंट उस तरह से बन पाई, वकीलों, इनके अपने वकीलों के ऊपर दहशत गर्दियों के पर्चे हुए हैं, ये वो कोई हम नहीं देख रहे कि बार्स ने उसके ऊपर कोई उस तरह की मजम्मत की हो, कोई तूफ़ान खड़ा किया हो कि जनाब ये ज़्यादती क्यों हुई। फिर इमरान खान साहब के केसेस को आप ले लें तो उसमें भी अभी तक ये लोग उस तरह की कोई हमें कामयाबी में नज़र नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें, सवाल तो जो हामिद खान साहब ग्रुप के ऊपर उठता है वो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन आपको क्या नज़र आता है कि फिर भी हामिद खान ग्रुप ही प्रिवेल करेगा? अब देखिए, आपने 3 सवाल किए हैं हामिद खान ग्रुप के हवाले से। पहली बात तो ये कि मैं बुनियादी तौर पे हामिद खान साहब को बड़ी माजरत के साथ, वो बड़े सीनियर मोस्ट वकील हैं, कानूनदान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उन्हें को बहुत अच्छा सियासतदान नहीं समझता। पहली बात तो ये। अब अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का अलमिया ये है कि जो ये मामला बने तो उसमें जो वकला ही
हरावल दस्ता के तौर पे आए। और आप ये देखें सियासत भी उन्हें करनी पड़ी, कानून भी उन्हें को लड़ना पड़ा। अच्छा, इसलिए अब देखें इमरान खान के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जो लोग उस मुश्किल वक्त में उनके साथ ठहरे हैं तो वो अंदर यही समझ रहे हैं ना कि वही लोग यही मेरे साथ सिंसियर हैं जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ ठहरे हैं, जिन्होंने मुश्किलें भी बर्दाश्त की हैं, ये सारा काम किया। लेकिन जो बात आपने बाहर की देखें, हामिद खान और ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, यही दो ग्रुप हैं जो बाहर की सियासत में है। लेकिन तमाम जिस तरह से सोसाइटी में है उसी तरह से बाहर में भी पोलराइजेशन बड़ी वाज़ेह है। बाहर में भी अब इतने ग्रुप्स बन चुके हैं और ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि आज़म नज़ीर पीटीआई वाला वो ग्रुप तो में नज़र आ सकता था ना कि वो आपको कोई सड़क पे निकलता, कोई एहतजाज करता, वो उस तरफ में। फिर जो मैंने कल बात की थी कि ये सारे हैं ना जो ये दर्शनी पहलवान हामिद खान ग्रुप के साथ ज़्यादा लोग वो हैं जो पहली दफ़ा पार्लियामेंटेरियन बने हैं। उनको ये डेलिब्रेट साजिश है पीटीआई को कमजोर करने की। नहीं, मुझे नहीं लगता ये जो लोग अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब ये भी आज आके तनकीद कर रहे हैं कि जी ये पार्टी लीडरशिप, मुझे ये साजिश नहीं लगती, नाअहली जरूर लगती है। वो लोग इस काबिल शायद नहीं थे लेकिन उनके पास चांस है, वो बन गया सारा कुछ तो वो उसको संभाले हुए और दूसरे के लिए जगह पैदा नहीं कर रहे। देखिए अगर आप फवाद चौधरी साहब की बात करें तो फवाद चौधरी साहब ने जितनी देर भी हुकूमत रही और जितनी देर वो इमरान खान साहब के साथ रहे, जितनी दिलेरी के साथ आप उनके नुक्ता नज़र से 1001 इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इमरान खान स्टाइल में पूरी एग्रेसिव उसके साथ बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा बयानियाँ बनाते रहे और डट के लड़े हैं। अब अगर वो ये दूसरे ग्रुप ये समझते हैं हामिद खान ग्रुप की अगर फवाद चौधरी दोबारा आ गया तो सानू मल लै जाएगा, क्योंकि फवाद चौधरी किसी से दबते भी नहीं। लेकिन ये भी तो लोग कहते हैं ना कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं और ये तो नहीं है कहीं के इस्टेब्लिशमेंट ही की इमा पर वो वापस आना चाहते हो दोबारा पार्टी के अंदर जगह बनाना चाहते हैं। ये आपके बड़ा अच्छा सवाल है, बात बड़ी अच्छी है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं, तो इसका ये भी तो फ़ायदा हो सकता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए कोई राह दरमियानी निकालें। ज़रूरी तो नहीं है कि वो साजिश कर रहे हों, ये भी तो हो सकता है ना कि वो चेयरमैन बानी चेयरमैन के लिए कोई आसानी भी पैदा कर दें, कोई मुज़ाकरात करवा दें, कोई बेहतरी कर दें, ये भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जनाब फिलहाल नजर आ रहा है कि पीटीआई शदीद किस्म के एक अंदरूनी बहरान का शिकार है। अल्टीमेट तो इसका जाहिर है फैसला अगेन इमरान खान साहब के हाथ में है, जो जेल में बैठ के जिसके सर पे हाथ रखेंगे उसी को ही सबको लीडर मानना पड़ेगा और जो उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको जाहिर है कि पार्टी कारकुनान भी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उसको ऑन नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि इन सारे इंटरनल प्रॉब्लम से पीटीआई को कितनी तकलीफ पहुंचती है, कितना नुकसान होता है या कितनी वो कमज़ोर हो सकती है या फिर वो इससे कामयाबी के साथ निकल सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ अमेरिकन इलेक्शन और कुछ ईरान के सदारती इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में इस साल सदारती इलेक्शन है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मुबाहिसे भी शुरू हो चुके हैं जो कि अमेरिका की रिवायत के मुताबिक चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो पहला इसमें हमने देखा मुलाखड़ा हुआ, मुकाबला हुआ, मुबाहिसा हुआ, उसमें जो मौजूदा सदर हैं वो बड़े हमें शेकी से नज़र आए, जबकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बड़े हमें एग्रेसिव भी नज़र आए, पूरा एतमाद नज़र आए। तो क्या आगे की मंजर कशी हो रही है इस सारे इलेक्शन के हवाले से, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आज हमें ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर हैं आप आलमी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या आपको नज़र आ रहा है जो अमरीकी इलेक्शन है इसमें कोई अपसेट किसे वैसे आप कहेंगे और कौन फेवरेट नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें अपसेट होते तो नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो समझती है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। पहली बात तो यह है कि वो बहुत ज्यादा रुकते थे
वो अपने सेंटेंस कंप्लीट कर नहीं पाते थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े एग्रेसिव पोस्चर था उनका, और जो बाइडेन जो है उनको उनकी पार्टी भी शायद ओन नहीं कर रही, और इवन के सारे का सारा जो अमेरिकन मीडिया है वो कह रहा है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी खतरे में है अगर जो बाइडेन पावर में आते हैं, क्योंकि वो अकेले तो सिस्टम रन ही नहीं कर सकते, और अमेरिकन डेमोक्रेसी फिर भी खतरे है अगर ट्रंप पावर में आ जाए। तो एक ही सूरत है कि अगर डेमोक्रेट पार्टी बाइडेन साहब को ब्रेक दे और किसी और उम्मीदवार को लेके आए। इस सिलसिले में सुनने में आ रहा है कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनका नाम आ रहा है कि शायद वो जो है वो लड़े इलेक्शन की, और डेमोक्रेट पार्टी उनको लेके आए। लेकिन क्योंकि बाइडेन के पीछे जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा, साबिक सदर, और प्रेसिडेंट क्लिंटन भी खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी ये बेसिकली ये ओबामा का थर्ड टेन्योर था, और डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने समहाउ किसी न किसी कंट्रोल की हुई है, लेकिन वो पीछे बैठ के सारा निजाम चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका के को देखते हुए सारी दुनिया परेशान है, यूरोप परेशान है कि वहां पे जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें या तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रम्प साहब है और यहाँ पर एक बहुत बीमार बाइडेन साहब है। क्या बनेगा ये आइंदा कुछ हफ्तों में पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बाइडेन साहब तो खुद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं वो हो सकते हैं, तो अगर बाइडेन खुद नहीं हटते तो फिर डेमोक्रेट्स मजबूरन इन्हें ही इलेक्शन लड़ाएंगे, या फिर वो भी कोई अपना वीटो करेंगे इस सारे मामले को? मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर जो इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, जो कंट्रोल है वो ओबामा, क्लिंटन एंड बाइडेन तीनों को मौजूद है, और वो समझते हैं, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि बाइडेन की जो कमजोरी है, बुढ़ापे का फायदा उठाते हुए और ताकतें ये समझती हैं कि ये अच्छा है कि बाइडेन साहब को एज ए फेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पीछे से जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में हो। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बाइडेन अकेले तो ये कुछ अपने आप को ना अपने केस को प्रॉपर्ली एडवोकेट कर सकें, लेकिन बाइडेन के साथ जो बाकी डेमोक्रेट्स हैं वो इस केस को प्लीड कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि कोई कह रहा है जी कि पहली दफा है, ऐसे हो जाता है, कोई कह रहा है कि नहीं बाइडेन के अंदर यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, कोई कह रहा है कि उसका रिजॉल्व बड़ा अच्छा है, कोई कह रहा है कि उसने 3 साल बड़ा डिलीवर किया, कोई कह रहा है उसने नौकरियां ज्यादा लेके आया है। आज तक इतने कभी रिपब्लिकन कैंडिडेट मिलके नौकरियां पिछले 3 टेन्योर में नहीं लेके आए जो कि बाइडेन अकेला लेके आए। सो बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखा जा रहा है, लेकिन असल में जो डेमोक्रेट पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि बाइडेन साहब जो हैं वो अच्छा, तो डॉक्टर इलेक्शन से बाहर हों। ठीक है, ये भी फरमाइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी मामलात रहे हैं उनके हवाले से जो हमने देखा, एक जूरी का फैसला भी आया, उससे पहले भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी आए, आपको क्या नजर आता है इन चीज़ों ने डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाया है, और कितना इसका असर नजर आता है आपको उनकी इंतखाबी मुहिम पर? देखिए, ये जितने भी केसेस बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ये जितने केसेस भी हैं समहाउ ये डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने पॉपुलर किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके ऊपर केसेस बनने का आप इत्तेफाक देखें तो लोगों ने बहुत ज्यादा उनको पसंद किया कि देखें इस बंदे के खिलाफ सारी दुनिया है। इसी तरह अमेरिका में भी यही है, और खास तौर पे जो बहुत सारे जो स्टेट्स के अंदर ये बात है जी, हमदर्दी का वोट जरूर मौजूद है कि ट्रंप के साथ ज्यादती हो रही है। ये अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, ये कहता है डिफेंस बजट कम करो, ये कहता है कि दुनिया जो है, फॉर एग्जांपल नेटो अपने 2% ऑफ द जीडीपी क्यों नहीं देती, जो है बाकी ममालिक क्यों नहीं देते। सो वो ट्रंप साहब को पसंद किया जाता है, और उनके खिलाफ जितने भी केसेस बनाए समहाउ उनका फायदा ही हो रहा है। मुझे शॉर्ट सा आंसर दे दीजिएगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। ईरान के इलेक्शंस के हवाले से आपको क्या लगता है? पहले मरहले में तो कोई जाहिर बर्तरी नजर नहीं आ रही। देखें, इसमें यह है कि एक मॉडरेट जो पर्सनालिटी है उनके आने के चांसेस ज्यादा है, जो हार्डलाइनर्स हैं उनके चांसेस कम है। गो के जो साबिक वजीर आजम सदर रूहानी थे वो एक हार्डलाइनर थे, लेकिन इस दफा जो ज्यादा वोट मिले हैं वो एक मॉडरेट पर्सनालिटी को वोट मिले हैं, लेकिन 50% ना मिलने की वजह से दोबारा 5 जुलाई को वोट होगा।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जी बड़ी अहम दिलचस्प सूरत हाल है, और जैसे हम इमरान साहब ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि लग रहा है कि हर तरफ पाकिस्तान जैसी सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकली डेवलप हो रही है। बहरहाल इंटरेस्टिंग रहेगा जी, इसके ऊपर हमारी नज़र भी रहेगी, हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम इस पर बात भी करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।